हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज हम लोग कैलकुलस का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सीखेंगे, जो कि क्लास 12th में और जेईई वगैरह में भी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को शुरू करने से पहले तो थोड़ा सा लिमिट के बारे में शुरुआत करेंगे, क्योंकि लिमिट अगर आएगा तभी कंटिन्यूटी हम लोग कर पाएंगे। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं लिमिट के बारे में। लिमिट हम ये सपोज कर लें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इज अ फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, तब यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में इक्वल है। तब हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट x इज इक्वल टू a पर। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, इस पॉइंट पर हम लोग ये इसका फार्मूला लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है, अगर x टेंडिंग टू a प्लस लिखा है और यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तब हम लोग इसको लिख पाएंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे a प्लस एच के। ठीक है, एक एग्जाम्पल लगा लेते हैं तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया है 3x x लेस आर इक्वल टू 3 एंड 9x ग्रेटर देन 3 के। ठीक है, ये एक फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक है x इज इक्वल टू 3 पर। तब हमें ये चेक करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड लिमिट निकालें और ये दोनों आपस में अगर बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू 3 पर। फंक्शन जनरली जिस पॉइंट पर ब्रेक होता है हम लोग उसी पर लिमिट चेक करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 3 पर ब्रेक हुआ है। x लेस देन 3 के लिए कुछ और फंक्शन है, यानी कि 3x है, और x ग्रेटर के लिए यहाँ पे 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे 3 पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स के। ठीक है, अब हम इस फार्मूले को यूज करें जो हमने अभी बताया था। मैंने कहा था कि x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स लिखा हो, तब हम लोग जब h में चेंज करेंगे h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे इस x की जगह पर a माइनस एच लिख देंगे, जो यहाँ पे ये जो वैल्यू जिसको टेंड कर रहा है वो और फिर माइनस h। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाने का मतलब ये है एक के ऊपर माइनस लगा हुआ, इस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे हैं। जब प्लस लिखा होगा तो इसका मतलब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करें तो h टेंडिंग टू 0, तो हम यहाँ पे 3 माइनस h लिख पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे a लिखा है उसी के तर्ज पे हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, यानी कि 3 माइनस h लिख दिया। अब 3 माइनस h का मतलब क्या हुआ, लेस देन 3। अरे भाई 3 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, अगर 3 में से हम कुछ माइनस करेंगे तो 3 से लेस ही होगा। एक बात और गौर करने वाली बात है कि h भले ही 0 को टेंड कर रहा है ना, लेकिन h की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होता है, कभी इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे कि 0 पॉइंट हम 0.00001 कह दें तो ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, ये लगभग 0 को टेंड कर रहा है। अप्रॉक्सीमेट में अगर हम इसको लिखें 3.00 तो हम 3 लिख देते हैं, इसको हम 0 मान लेते हैं, लेकिन इसको हम निगेटिव नहीं कह सकते हैं, ये हमेशा रहेगा पॉजिटिव ही। ठीक है ना, तो h हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा।
ठीक है, जब हम 11th वाला पार्ट सिखाएंगे तो इसके बारे में डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो यहां देखिए h 0 को टेंड कर रहा है और 3 माइनस h लेस देन 3 हो गया। तो लेस देन 3 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, देखिए यहां पे ये जो यहां फंक्शन लिखा है लेस देन 3 के लिए लिखा हुआ x लेस देन 3, और उसके लिए फंक्शन क्या लिखा है बच्चों, 3x लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इस x की जगह पर हम लोग क्या लिख दें, 3 माइनस h लिख देंगे, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, देखिए इसमें लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस h के x की जगह पर क्या लिख दिया बच्चों, 3 माइनस h लिख दिया। अब हम इसको अगर एक्सपैंड करते हैं या h की वैल्यू लिख देते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस 0 के। तो इस h की जगह पर हम लोगों ने 0 रख दिया। तो आप बताओ बच्चों, यहाँ पे 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू निकाला हम लोगों ने उसकी वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब हुआ x टेंडिंग टू 3 प्लस, ठीक है ना। अब इसके लिए फार्मूला कौन सा वर्क करता है, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx लिखा हो तो इसको लिख पाएंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस h, ठीक है। और इसका फिर डेप्थ नॉलेज आपको 11th वाले पार्ट में मिलेगा, ठीक है, वहां पे आप जाके सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में देख सकते हैं। तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे 3 प्लस h के, ठीक है। 3 प्लस h का मतलब क्या हुआ, इसे ग्रेटर हो गया क्योंकि 3 में कुछ ऐड किया गया, ठीक है। तो अब ये जो क्वांटिटी है 3 से बड़ा है। अब हमको इस फंक्शन में देखना होगा कि 3 से ग्रेटर के लिए हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ। तो यहां देखिए 3 से ग्रेटर x ग्रेटर देन 3 के लिए 9 दिया है, इसमें कोई x वगैरह नहीं है तो इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब कांस्टेंट फंक्शन है तो डायरेक्ट हम वही लिख देंगे, यानी कि 3 प्लस h के लिए हम वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, h टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग 9 लिख देंगे, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना है, 9 है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 9 है। तो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 9। देयरफॉर fx लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx इज एग्जिस्ट, तब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो लिमिट का मैंने एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों को। अब बात करेंगे हम लोग कंटिन्यूटी की कि ये कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये लगातार कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है ना। और जिस पॉइंट पर ब्रेक होने की उम्मीद होती है उसी पॉइंट पर हम लोग उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जैसे कि हम एक लाइन ऐसे खींच दें, ऐसे लाइन खींच दें और हम देख पा रहे हैं कि इस A पॉइंट से लेकर के और B पॉइंट के बीच में कहीं पर भी ये लाइन ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि इस A पॉइंट से लेकर के और B पॉइंट तक ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तब इसी के कंडीशन को हम लोग कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार लाइन ही मिले, हो सकता है कि कोई कर्व भी हो ऐसे, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसमें भी x बराबर a और x बराबर b, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में अगर चेक करें तो हर पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब इसी में क्या है कि सपोज कर लीजिए कि y एक्सिस है और x एक्सिस है। सपोज करिए कि यहाँ पे x इज इक्वल टू a है, ठीक है ना, और इधर से एक कोई फंक्शन आया और इधर से भी कोई एक दूसरा ग्राफ आया और x इज इक्वल टू a तक ये दोनों पहुंचे,
ये भी पहुंचे और ये भी पहुंचे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस है हम L1 कह दें, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम L2 कह दें, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इस साइड से जा रहे हैं, इस पॉइंट के इस साइड से, इस साइड का मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, और इस साइड से इस कर्व के थ्रू जा रहे हैं तो इसको हम लोग राइट हैंड साइड कहेंगे। तो जब इस साइड से यानी कि राइट हैंड साइड से जा रहे हैं और इस x = a पर ही पहुंच रहे हैं, लेकिन उसमें y की जो वैल्यू है यानी कि उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो L2 आया, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया तो इस y की वैल्यू यहां से यहां तक कितना आया, L2 आया। जबकि यहां पे जब इधर से पहुंचे तो इसकी वैल्यू L1 आया। क्या ये L1 और L2 दोनों बराबर हैं? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। और डिसकंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पर है, तो x = a पर है, क्योंकि उसके बाद में और उसके पहले तो ये लगातार कंटिन्यूअस है। ये देखिए, ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूटी और नॉट कंटिन्यूटी, ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जहां पर ये दो कर्व आपस में कनेक्टेड हो, ब्रेक नहीं हुआ, भले ही इधर का फंक्शन कुछ और है, इधर का फंक्शन कुछ और है, ठीक है, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो इस तरीके से। जैसे कि सपोज करिए कि वेल्डिंग कर दिया गया, मान लीजिए कि इधर से हमने एक आयरन बार लिया और इधर से कोई दूसरा बार ले लिया कॉपर वगैरह का, और इन दोनों को यहां पे ऐसे टच करा दिया, केवल टच कराया है, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग गिर जाएगा। तो यहां पे वो डिसकंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस नहीं था। लेकिन अगर हम इसको बेल्ड कर दें, यहां पे दोनों को ज्वाइंट कर दें और इसके बाद हम छोड़ेंगे तो वो अलग अलग नहीं होगा, दैट इज कंटिन्यूअस, है ना। और इधर से हम पहुंचे और इधर से पहुंचे, ठीक है, और देखा कि जिस पॉइंट पर हम लोग वेल्ड किए हैं वहां पे वेल्डिंग है, तो ये कंटिन्यूअस। इधर आए तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, इधर से आए तो इसको हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे। और उस पॉइंट पर डायरेक्ट जाके चेक करें तो उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर ये तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू, ये तीनों आपस में अगर इक्वल हो जाता है तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। और अगर इसमें से कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट के बराबर नहीं हुआ, बल्कि राइट और उसके बराबर है, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक किसी के बराबर नहीं होता है, तो उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस कहते हैं, या उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों? हम लोग इस पे और भी वर्क करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम एक दो एग्जाम्पल और बता देते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और यहां पे x = हम a कहें। सपोज करिए कि हम लोग इधर से एक कर्व के थ्रू यहां पहुंचे और दूसरा इधर से भी उसी पॉइंट पर पहुंचे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो यहां से यहां तक अगर देखें तो स्मॉल l है। अब इधर से लेफ्ट की तरफ से हम पहुंचे तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू देखिए l मिला, और दूसरे तरफ राइट हैंड साइड से उसी पॉइंट पर यानी x = a पर पहुंचे तब भी हमें उसकी वैल्यू l ही मिल रहा है। लेकिन मार्क करने वाली बात है कि यहां पे ये है हॉलो है, इस पॉइंट पर उसकी वैल्यू मान लीजिए कि कुछ और है, यानी कि उस पॉइंट पर इसकी वैल्यू यहां से यहां तक हम कुछ और लिख दे रहे हैं, L1 कह दिया। यानी कि
y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a, ठीक है ना। एफ ए ये L1 है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये आपस में बराबर है, a के बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू एफ ए, यानी कि इसकी वैल्यू कितना है, L1 है, ठीक है ना। ठीक है, ये आपस में इस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। अब दूसरा केस देख लीजिए, x इज इक्वल टू ए पर इस फंक्शन को लेफ्ट की तरफ से ले गए और यहां पे उस पॉइंट की वैल्यू भी वही है, और जबकि दूसरा अगर हम राइट साइड से ले जाएं तो इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि यहां से और यहां तक L1 है, और इसमें यह सपोज कर ले कि यहां से यहां तक की वैल्यू L2 है। तब देखिए जरा, लेफ्ट से गए तो क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बच्चों, L2 है, और उस पॉइंट पर भी वैल्यू, उस पॉइंट पर भी वैल्यू, यहां डार्क डार्क है मतलब कि ये सॉलिड है, सॉलिड पॉइंट कहते हैं इसको। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो कितना है, L2 है, ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यू L2 हो गया। जबकि अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, यहां से इधर तब गए तब ये L1 आ गया, यानी कि ये हो गया L1 के, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तब भी x इज इक्वल टू ए पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरीके से हम तीसरे की बात करें कि इधर से हम जब आए और इधर से आए तो ये हो गया यहां से यहां तक L1 और ये हो गया L2 यहां से यहां तक। इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट, और x बराबर a पर। जबकि यहां पे देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू L1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना है बच्चों, L1 है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना है, L2 है, और उस पॉइंट पर वैल्यू भी L2 है। तो यहां देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर वैल्यू बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। यानी डिसकंटिन्यूटी के लिए हम लोग 3 कंडीशन पढ़े, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो गया और उस पॉइंट पर वैल्यू नहीं है, बराबर है। दूसरा, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर बराबर है, राइट के बराबर नहीं है। और तीसरा, राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर बराबर है, लेफ्ट के बराबर नहीं है। ये 3 कंडीशन होगी डिसकंटिन्यूटी के लिए, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं, ठीक है, ये सीखेंगे। इसके लिए जो अभी सीखा था हम लोगों ने वही चीज है, बट एक क्वेश्चन लेकर के लगाते हैं। तो देखो बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है, चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहां पे ये फंक्शन 2 पार्ट में ब्रेक है, 0 पर, 0 से लेस के लिए, 0 से लेस के लिए ये फंक्शन कुछ और है, और 0 से ग्रेटर के लिए कुछ फंक्शन और है, ठीक है। तो हम लोग को क्या चेक करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है, राइट हैंड लिमिट चेक करना है, और उस पॉइंट पर यानी कि x बराबर 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालना है। तो पहले हम 0 पर ही निकाल लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 के लिए
ये वाला फंक्शन है सेकेंड वाला, क्योंकि इसमें देखिए ग्रेटर के साथ साथ इक्वल का भी साइन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कभी ये इक्वल का साइन इसमें भी हो सकता है, कभी इसमें भी हो सकता है, कभी कभी इंडिविजुअली अलग भी दे देते हैं। तो fx इज इक्वल टू 2 + 1 फॉर x इज इक्वल टू 0। हम इस फंक्शन का यूज करेंगे 0 के लिए। तो आइए हम इसमें x की जगह पे जहां जहां x है वहां पे 0 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 1। तो f0 की वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 1 आ गया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, ठीक है। तो x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, यही फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब यहां पे जब ये 0 माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस h। अब 0 माइनस h का मतलब हुआ कि 0 से लेस, 0 से कम। भाई 0 में से कुछ माइनस करेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, जो कि 0 से कम होगा। अब 0 से कम के लिए देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है, लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन दिया है 2x - 1, यानी कि उसमें जहां x है उसकी जगह पे हम 0 - h लिखेंगे। तो देखो बच्चों क्या लिखें, लेस देन 0 के लिए हमारे पास फंक्शन है 2x - 1। अभी बताया मैंने, यहां लिख दिया कि बार बार पेज ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो हो जाएगा 2 0 - h - 1। देखिए इस x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 0 - h लिख दिया। अब यहां पे h की जगह पे 0 लिख दें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 0 - 0 - 1 के। अब 0 - 0 0 और 0 × 2 तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 - 1 ये आ गया -1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना मिल गया, -1 के। हालांकि अब राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि इन तीनों में से कोई भी दो अगर बराबर नहीं होगा तो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। अब उस पॉइंट पर चेक किया, 0 पर तो 1 आया और लेफ्ट हैंड की वैल्यू निकाला तो ये -1 आ गया। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे हियर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गया बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लगाते हैं। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, ये फंक्शन दिया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप लोग ढूंढिएगा क्वेश्चन। ये फंक्शन 3 पार्ट में ब्रेक है। -3 पर ब्रेक है और 3 पर ब्रेक है। तो हम लोग इसमें कंटिन्यूटी निकालेंगे 2 पॉइंट पर। पहले निकालेंगे किस पर, x इज इक्वल टू -3 पर, और फिर निकालेंगे x इज इक्वल टू 3 पर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं जहां पे डिसकंटिन्यूअस होने की संभावनाएं हैं वो सब पे हम लोग चेक करेंगे। हम लोग को ये पता है कि जैसे कि मॉडुलस फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस हमेशा ही कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन अगर लीनियर जा रहा है और दूसरा लीनियर आ गया तो हो सकता है कि बीच में ब्रेक हो। जैसे एक लाइन ऐसे जा रहा, दूसरा लाइन ऐसे आ गया, तो ऐसे और ऐसे के बीच में यहां पे हो सकता है कि ब्रेक हो, डिसकंटिन्यूअस हो। उसी पॉइंट को हमें चेक करना है। जैसे कि ये लाइन ऐसे गया और फिर दूसरा लाइन ऐसे आ गया, तो इसके लिए फंक्शन अलग है और इसके लिए फंक्शन अलग है। तो अब यहां पर वो फंक्शन, इस पॉइंट पर ये फंक्शन ब्रेक है
या नहीं ब्रेक है, हमें यही चेक करना है। जब हम इधर से इधर की तरफ आते हैं तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और इधर से इधर आएंगे तो उसको राइट हैंड लिमिट कहेंगे, और इस पर पॉइंट पर हम चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू ए होगा। ये तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि यहां पे वो कनेक्टेड है। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए एग्जैक्टली यही यहां पे क्वेश्चन है। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 3 पर देखिए कि फंक्शन कहां पर है। एट x इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन दिया है। देखो बच्चों, यहां पे ये जो फंक्शन दिया है x ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3 दोनों के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले x इज इक्वल टू 3 पर अगर चेक करें, x इज इक्वल टू 3, तो जहां जहां x है उसकी जगह पर हम 3 लिख देंगे। तो 6 इंटू 3 प्लस 2, यानी कि यहां हो जाएगा 18 प्लस 2, तो कितना आ गया बच्चों? ये 20 आ गया। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स, या फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहां पे 3 माइनस एच के। अब 3 माइनस एच का मतलब हुआ लेस देन 3, क्योंकि 3 में से कुछ माइनस किया गया है। अब लेस देन 3 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है? देखिए जरा, ये वाला देखिए, ये वाला मिडिल वाला, यहां पे लिखा है लेस देन 3। ठीक है, और लेस देन 3 के लिए माइनस 2x, ये फंक्शन मैं यहां लिख लेता हूं। यहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x फॉर x लेस देन 3 के। ठीक है, यानी कि अब इस x की जगह पर हम 3 माइनस एच लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 2, देखिए ये माइनस 2 लिखा। अब इस x की जगह पर क्या लिखेंगे? 3 माइनस एच लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एच के। ठीक है, अच्छा h किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है, तो यहां लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसको पहले इनटू कर लें आप, माइनस 6 प्लस 2h, और h की जगह पे 0 रख दें तो 6 और प्लस 2 इंटू 0, यानी कि माइनस 6 आ गया। जबकि उस पॉइंट पर वैल्यू हमें कितना मिला था? ये 20 मिला था। तो देखिए फिर से क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू 20 है, और जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना है? माइनस 6 है। तो हमने एक पॉइंट ढूंढ लिया जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और वो पॉइंट क्या है? 3 है। तो एट x इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू माइनस 6, एंड उस पॉइंट पर वैल्यू ये 20 है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, अब हम लोग -3 पर चेक करेंगे। तो -3 पर हम लिख दे रहे हैं, फंक्शन जो पीछे लिखा था वही दोबारा यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है ना बच्चों, अब इसमें से हमें -3 पर चेक करना है, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और इतने की जरूरत पड़ेगी। तो हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -3 पर। तो देखो बच्चों, -3 पर अब यहां पे लेस देन 3 के साथ साथ यहां पे इक्वल का भी साइन है, यानी कि -3 की हम बात करें तो यहां लिख पाएंगे मॉड ऑफ 3 प्लस 3 f -3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3, यानी कि 6 आ गया। ठीक है बच्चों, उस पॉइंट पर वैल्यू निकाला तो हमें कितना मिला? 6 मिला। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x LIM लिखिएगा, x टेंडिंग टू -3, और उसके ऊपर हमने माइनस लगा लिया। जब भी माइनस लगेगा इसका मतलब वो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, fx हो गया। फिर अगले स्टेप में जब h टेंड कराएंगे तो जो भी यहां पे टेंड कराया गया है उसमें से -h लिख देंगे लेफ्ट हैंड के केस में। तो अब देखो बच्चों, -3 -h, इसका मतलब हुआ कि लेस देन -3, यानी कि -3 से लेस
और -3 से लेस के लिए हमारे पास फंक्शन ये है मॉड ऑफ x प्लस 3। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ x और प्लस 3। तो इस मॉड ऑफ x में जो x लिखा हुआ है, x यहां पे ये जो x लिखा हुआ है, इस x की जगह पर हम ये पूरी बात लिखेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, बार बार ये बात बता रहा हूं कि x की जगह पर जब हम h में कन्वर्ट कर देंगे और ये फंक्शन हटाएंगे तो जहां जहां x लिखा है उसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे मॉड ऑफ -3 माइनस h और +3, तो +3 एज इट इज लिख देंगे। अब h की जगह पर अगर हम 0 लिखें तो यहां लिख पाएंगे -3 माइनस 0 और +3। अब मॉड ऑफ -3 इसका मतलब -3 हो गया, तो मॉड ऑफ -3 का मतलब हो जाएगा 3 और +3 इज इक्वल टू 6 के। अब देखिए उस पॉइंट पर वैल्यू निकाला हम लोगों ने तो 6 आया था और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 आ गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे ये कंफर्म करने के लिए कि उस पॉइंट पर तो 6 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 आ गया, क्या राइट हैंड लिमिट पर भी 6 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। अगर 6 आ गया तो बहुत बढ़िया बात, कंटिन्यूअस हो गया, कुछ और आ गया तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 और फिर इसके ऊपर प्लस हो गया और यहां पे हमने fx लिख दिया। अगले स्टेप में जैसे ही हम लोग x टेंडिंग को हटाएंगे तो h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, तब यहां पे -3 प्लस h हो जाएगा। जो यहां लिखा है वो वैसे ही रहेगा, उसमें प्लस h हो जाएगा। अब देखिए जरा कि -3 प्लस h अब प्लस कर दिया, इसका मतलब ये -3 से बड़ा है, ग्रेटर है। अब -3 से बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन -3, और ग्रेटर देन -3 के लिए हमारे पास ये फंक्शन ग्रेटर, देखिए यहां पे x ग्रेटर देन -3, उसके लिए -2x लिखा हुआ है। तो मैं यहां पे अगर इसी को दोबारा लिख लूं, यहां पे fx इज इक्वल टू -2x, x ग्रेटर देन 3, तब इस x की जगह पर क्या लिखेंगे, -3 प्लस h। तो यहां लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 -3 प्लस h, ये लिख दिया। अब इसमें h की जगह पे हम 0 लिख दे रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा, -2 -3 प्लस 0, तो ये आ गया 6 गया। तो आप लोगों ने देखा कि चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो, चाहे राइट हैंड लिमिट हो, और चाहे उस पॉइंट पर वैल्यू हो, उस पॉइंट का मतलब -3, ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं, और किसके इक्वल हैं, 6 के इक्वल हैं। y इज इक्वल टू fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। तो एक ही फंक्शन में आप लोगों ने देखा कि एक जगह कंटिन्यूअस है और एक जगह डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना बच्चों। इसी को अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें कि कैसे ये डिसकंटिन्यूअस है और कैसे कंटिन्यूअस है, तो आइए एक बार देख ही लेते हैं इसको। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे कंटिन्यूअस है और कैसे डिसकंटिन्यूअस है। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया जो ऊपर लिखा हुआ था, मैंने ये एक्स एक्सिस लिखा, वाई एक्सिस लिख लिया, और जिन जिन पॉइंट्स पर ये फंक्शन 3 पार्ट में ब्रेक है वो मैंने लिख दिया। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है, तो देखिए यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 3 लिख दिया। एक्स इज इक्वल टू -3 है, 3 से ग्रेटर ये हो गया इधर वाली वैल्यू, और -3 से 3 के बीच में ये वाला पार्ट हो गया। x इज इक्वल टू 3 ये है, -3 है, और x इज इक्वल टू 3 है, तो इसके बीच वाला पार्ट ये हो गया। लेस देन 3 वाला ये पार्ट हुआ, देखिए लेस देन -3 वाला ये वाला पार्ट हुआ।
अब हम पहले x ग्रेटर देन 3 की हम बात करेंगे, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 3 के लिए देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे x3 भी लिखा हुआ है। तो अगर हम x = 3 रखें तो इस फंक्शन का यूज करेंगे तो y मिल जाएगा 6 × 3 + 2 यानी कि 20 आ गया। x = 3 पर 20 मान लेते हैं कि यहाँ पे y की वैल्यू 20 है, तो x = 3 पर y की वैल्यू 20 यानी 3, 20 ये मिल गया एक पॉइंट। अगर इसी में x की वैल्यू 4 लिख दें जो कि 3 से ग्रेटर है तो y की वैल्यू मिल जाएगा 6 × 4 + 2 यानी कि ये 26 मिल गया। यानी कि x = 4 अगर यहाँ कहीं पर है तो y की वैल्यू 26 कहीं यहाँ पे होगा। तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें तो देखिए ये पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट मिला, ठीक है ना। तो ये मिल गया 4, 26। तो अब देखो बच्चों, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट हमें मिल गया। अगर इसको हम ज्वाइन करें तो देखिए ये मिल गया लाइन, है ना। तो ये कौन सा है, ये है fx = 6x + 2 फॉर ग्रेटर देन 3 के लिए, ठीक है। अब हम मिडिल की बात करें, -3 से 3 के बीच में, लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -3, ठीक है ना। हम इसके बीच की बात करें तो अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 रखें क्योंकि इसके बीच में आएगा तो यहां पे इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगा। x = 0 पर y की वैल्यू 0 यानी कि ये तो ओरिजिन मिल गया। अगर इसी में x की जगह पर अगर हम 3 रखें तो जब 3 रखेंगे तो -2 × 3 तो ये -6 मिल गया। देखिए x = 3 पर y की वैल्यू -6 मिला, तो -6 तो नीचे होगा ना, यहाँ पे -6 यहाँ पे होगा। तो इसको हम अगर आगे बढ़ाएं और x की वैल्यू 3 देखें, x की वैल्यू 3 ये है, तो ये पॉइंट मिला, तो हमारा लाइन ये मिल गया, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर हम -3 रखेंगे तो ये fx = क्या मिलेगा, यानी y की वैल्यू क्या मिलेगा, -2 × 3 तो ये -3 तो ये प्लस का 6 मिला, -2 × -3 6 मिल गया प्लस का। तो देखिए ग्राफ कहाँ मिलेगा, x = -3 पर y की वैल्यू 6 मिला, तो ये यहां पर मिलेगा। देखिए 6 यहां पे कहीं होगा, तो ये पॉइंट हमें ऐसे मिल गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा यहां पे ना हम 3 या -3 रख नहीं सकते हैं, बट हमने केवल ग्राफ के लिए रखा हुआ है, तो इसको यहां पे हॉलो बना देते हैं ऐसे, ठीक है, ठीक है। जबकि हमने 3 रखा था तो हमें क्या मिला था, 3 रखा था तो हमें 20 मिला था। देखिए 3 रखने पर 20, इस फंक्शन के लिए ये 20 दे रहा है, और 3 अगर हम इसमें रख रहे हैं तो हमें -6 दे रखा है। तो देखिए यहां पे गैप हो रहा है कि नहीं हो रहा। x लेस देन -3 की बात करें तो सबसे पहले हम -3 की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा -3 मॉड ऑफ -3 और +3 यानी कि देखिए 6 आ गया, ठीक है। -3 से लेस रखें, अगर हम -4 रख दें तो मॉड ऑफ -4 और +3 तो ये कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। तो देखिए -3 रखा तो -3 हमारे पास कहाँ है, ये रहा, ये रहा, तो इसकी वैल्यू 6 मिल गया, यानी कि ये देखिए 6 मिल रहा, ये जो है 6 है, यानी कि ये जो है ये पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। फिर -4 पर 7 यानी -4 कहीं यहां पे होगा और उस पर 7 मिल रहा, मतलब यहां पे मिल रहा, ठीक है ना। तो देखिए ये ऐसे चलता चला जाएगा, ये वाला। तो देखो बच्चों, मैंने कहा था, जो हम लोगों ने निकाला था कि -3 पर कंटिन्यूअस है, ये पूरी की पूरी लाइन देखिए कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ है। जबकि हम 3 की बात करें तो 3 पर इसकी वैल्यू 20 आ रहा है और उससे ग्रेटर के लिए ग्राफ इधर जा रहा है, जबकि -3 के लिए ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो ये देखिए नीचे की तरफ आ रहा है ना।
और राइट हैंड की वैल्यू देखें तो ये कहां पे, यहां पे आ रहा है, उस पॉइंट की भी वैल्यू यहीं पर है, लेफ्ट हैंड लिमिट कहीं दूर है, तो यहां पे ये पूरा का पूरा डिसकंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ, जबकि यहां पर ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। तो ग्राफिकली भी हम इस तरीके से ड्रॉ करके ग्राफ देख सकते हैं कि ये फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस हुआ, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में आप ऐसे भी अगर लगा देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेगा, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन्स वगैरह में ग्राफ सीख लेने पे फटाफट ग्राफ बन जाता है, कंपेयर देन कि पूरा का पूरा सॉल्व करें। इसीलिए कंपटीशन में ग्राफ वगैरह जरूर सीखना चाहिए, फटाफट क्वेश्चंस आ जाता है, उसकी वैल्यूज पता चल जाती हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन के लिए अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है। इसमें x के अलावा हमें a और b दो अननोन वैल्यूज है। x तो वेरिएबल है, a और b दो कांस्टेंट वैल्यू है जिसके बीच में हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। और जबकि ये पहले से ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 3 पर, 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो 3 पर ही हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, तो a और b के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू, ये तीनों ही आपस में इक्वल होगा। इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका है कि ये कंटिन्यूअस है, इसीलिए तीनों आपस में इक्वल है। अब तीनों इक्वल है तो इसमें से कोई भी दो आप निकाल लीजिए जो आसानी से निकल जाए और उसको इक्वेट कर दीजिए, तो a और b में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू 3 पर अगर इस फंक्शन की वैल्यू निकालें तो बड़ी आसानी से निकल आएगा। x इज इक्वल टू 3 पर देखिए ये फंक्शन दिया है, ये 3 के लिए भी है और लेस के लिए भी है, ये वाला फंक्शन ax प्लस 1। तो अगर हम x इज इक्वल टू 3 पर देखें तो यहां पे मिल जाएगा a इंटू 3 प्लस 1, यानी कि f3 इज इक्वल टू मिला 3a प्लस 1, ठीक है ना बच्चों। 3 पर हमें मिल गया। अब हम लोग को राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। देखिए राइट के लिए ये दिया हुआ है, 3 से ग्रेटर के लिए राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालें, x टेंडिंग टू 3 प्लस fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 प्लस h। अब 3 प्लस h का मतलब क्या हुआ बच्चों, 3 से ग्रेटर, और 3 से ग्रेटर के लिए हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, देखिए ये फंक्शन दिया है। अब इसी में जहां x लिखा है उसकी जगह पर हम लोग 3 प्लस h लिख देंगे, है ना। तो यहीं पे मैं सामने लिखता हूं bx प्लस 3 फॉर ग्रेटर देन 3। तो अब क्या करना है बच्चों, हम लोग को इस x की जगह पर 3 प्लस h लिखना है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, b 3 प्लस h और प्लस 3 के। अब जैसे ही हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जैसे ही h की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, b 3 प्लस 0 प्लस 3, यहां लिख पाएंगे 3b प्लस 3 के। तो ये राइट हैंड लिमिट निकल आया और उस पॉइंट पर वैल्यू हम लोगों ने ये निकाला है। यहां पे लेफ्ट हैंड निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप निकाल भी देते हैं तो गलत नहीं होगा, बट वो अननेसेसरी वर्क होगा, तो जरूरत नहीं है वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना बच्चों। तो सिंस fx इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट
इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3b प्लस 3 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। नाउ 3b इज इक्वल टू 3a और प्लस 1 माइनस 3 के, यानी कि 3b इज इक्वल टू 3a माइनस 2 के। तो ये हो गया a और b में एक रिलेशन। ठीक है ना बच्चों? तो उम्मीद है ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब इसमें ग्रेटर के लिए अलग फंक्शन है, लेस के लिए अलग फंक्शन है और इक्वल के लिए अलग फंक्शन। ठीक है ना? अब यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू यानी x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों ही आपस में इक्वल होंगे, तब हमको a और b की वैल्यू निकालना है। तो सबसे आसान होता है उस पॉइंट पर वैल्यू निकालना। तो चेक कर देते हैं कितना है। तो देखिए जरा, x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू यहां पे 11 है, 11 है। तो यहां लिख लेंगे f1 इज इक्वल टू 11। ये बात हम लोग को पता चल गया। ठीक है? अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx। ठीक है? अगले स्टेप में लिख पाएंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस h। 1 माइनस h मीन्स लेस देन 1, और उसके लिए फंक्शन देखिए ये दिया हुआ है। तो इस फंक्शन को मैं यहीं लिखता हूं, fx इज इक्वल टू 5ax माइनस 2b। तो अगली लाइन में h टेंडिंग टू 0। अब इस फंक्शन में जहां जहां x दिखाई पड़ रहा है उसकी जगह पे आप 1 माइनस h लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 5a 1 माइनस h और माइनस 2b। जैसे ही इस h की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 5a 1 माइनस 0 और माइनस 2b। तो ये हो जाएगा 5a माइनस 2b। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है बच्चों? अब चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है 5a माइनस 2b इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे 11 है। तो यहां पे हम 11 लिख देंगे और इसको हम नंबर 1 कहेंगे। a और b में एक इक्वेशन हमें मिल गया। हमें एक इक्वेशन और निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, है ना? तो देखो बच्चों, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस h। और 1 प्लस h का मतलब हुआ ग्रेटर देन 1। 1 में कुछ ऐड किया गया। अब ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है बच्चों? ये देखिए आप, ये दिया हुआ 3ax प्लस b। तो यहां पे लिखेंगे 3ax प्लस 1, 3ax प्लस b फॉर ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चों? ग्रेटर देन 1, 1 प्लस h का मतलब ग्रेटर देन 1। अब इसमें जहां जहां x है उसकी जगह पे हम लोग 1 प्लस h लिखेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3a 1 प्लस h और प्लस b के। अब जैसे ही h की वैल्यू हम 0 रखेंगे
तो यहाँ मिल जाएगा 3a 1 + 0 + bk, या हो जाएगा 3a + bk। ये हुआ राइट हैंड लिमिट। फिर से वही बात कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर बराबर होगा। और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी निकाला, 3a + b = 11। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए और इसको नंबर हम 2 कह देंगे। अब हमारे पास a और b में 2 इक्वेशन मिल गया। कौन कौन सा है ना, फ्रॉम 1 and 2। तो 1 क्या है बच्चों, ये रहा 5a - 2b = 11। 5a - 2b = 11, ये नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 यहां दिया हुआ, ये दिया हुआ। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाला जा सकता है। आप लोग निकाल भी सकते हैं, मैं निकाल दे रहा हूं। देखिए यहां पे b का कोफिशिएंट 2 दिया है, तो अगर हम इस 2 वाले को 2 से इंटू कर दें तो यहां पर भी b का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसको इससे इंटू करें तो यहां मिलेगा 6a + 2b = 22 के। ये इक्वेशन नंबर 2 का दूसरा फॉर्म मिल गया। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 11a = 33। तब हो जाएगा यहाँ पे 33/11, यानी कि a की वैल्यू 3 मिल गया। अब इसी a की वैल्यू चाहे आप 1 में रखें और चाहे 2 में रखें, आपकी मर्जी। तो मैं 2 में ही रख दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे देखिए 3 × 3 + b = 11 के, ठीक है। तो यहां पे 9 + b = 11, तो b = 11 - 9, या b = 2 हो गया। समझ में आ गया बच्चों। तो फाइनल आंसर a = 3 एंड b = 2 के, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चंस हॉट्स टाइप में आ सकता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो आइए लगाते हैं। एट x = 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू c गिवन है, इसको नंबर हम 1 कह देते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब हुआ लेस देन 0। अब लेस देन 0 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, ये पूरा लिखा हुआ है। तो मैं यहीं पे लिखता हूं इस फंक्शन को, जिससे कि बार बार ऊपर नीचे न जाना पड़े। तो ये हो जाएगा sin a + 1x + sin x डिवाइड बाई x फॉर x लेस देन 0। तो देखो बच्चों, यहां पर ये जो लिखा है मैंने, ऊपर जो क्वेश्चन था उसी को मैंने यहां लिख दिया है। लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन दिया हुआ, बहुत ही सावधानी से देखेंगे। इसमें जहां जहां x है उसकी जगह पर हम 0 माइनस h लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लिखते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin a + 1 0 माइनस h प्लस sin 0 माइनस h डिवाइडेड बाई 0 माइनस h के, ठीक है। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखिए यहां पे
यहाँ पे साइन के बाद में ये पूरा एंगल है और यहाँ पे माइनस एच आ जाएगा, तो इसको लिख पाएंगे माइनस साइन ए प्लस 1 इंटू एच बाई दिस फार्मूला, और माइनस साइन एच के, ठीक है, इसमें भी यही फार्मूला यूज किया मैंने, डिवाइड बाई माइनस एच के। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों जगह से हम माइनस बाहर निकाल सकते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस बाहर निकाला तो यह हो जाएगा साइन ए एच प्लस एच और प्लस साइन एच डिवाइड बाई माइनस एच के, तो इससे ये कट गया, ठीक है ना। एक फार्मूला हम लोगों ने सीखा है साइन सी प्लस साइन डी का, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को एक फार्मूला क्या पता है, देखिए जरा, साइन सी प्लस साइन डी, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2 के, ठीक है। अब इसमें हम इसको पूरे को सी मान लें और इसको हम डी मान लेते हैं और फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या लिख पाएंगे जरा देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 साइन सी का मतलब ये पूरा और डी का मतलब ये पूरा, तो यहां हो जाएगा ए एच प्लस एच बाई 2 के और इनटू कॉस ए एच प्लस एच माइनस एच बाई 2 डिवाइडेड बाई एच के, ठीक है। इस h से ये h कट गया, तो क्या मिला, अब सॉल्व कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 साइन, इसमें से h कॉमन निकाल लें, तो यहां पे a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए एच बाई 2 डिवाइडेड बाई एच के। एक फार्मूला हम लोगों ने लिमिट में 11th में सीखा था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस h इज इक्वल टू 1, कॉस वाले में डिवाइड में h नहीं होता है। अब यहां पे देखने वाली बात है कि जो वैल्यू यहां है वही डिवाइड में है और वही वैल्यू टेंड कर रहा है 0 को, तब हम इसकी वैल्यू 1 लिख पाएंगे। तो यहां पे h टेंड कर रहा है 0 को, वो डिवाइड में भी है, इतनी बात तो मिल गई। लेकिन यहां पे कुछ और है, तो हम इसको तो चेंज कर नहीं सकते, तो कुछ इसी में हम करते हैं कि जो साइन के बाद में एंगल में लिखा हुआ है वही डिवाइड में आ जाए, तो जो साइन के बाद में एंगल है वही नीचे हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं। तो ठीक है, यहां पे h तो है ही, मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो जो अब यहां पे लिखा है ये वाली वैल्यू, वही चीज यहां पे हो गया कि नहीं हो गया, बट जो चीज हमने मल्टीप्लाई किया है उसको हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहां पे 2 डिवाइडेड बाई a प्लस 2 लिख दिया, जो मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया उसी का रेसिप्रोकल यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो क्वांटिटी है इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पहले वाला पार्ट पूरा मेंटेन रहेगा, ठीक है। जो यहां लिखा है वही नीचे लिखा है और यहां पे साइन के साथ लिखा है, तो बाय दिस फार्मूला हम इसको 1 लिख सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यहां तो h 0 को टेंड कर रहा था, यहां पे भी, तो ठीक है भाई, जो यहां लिखा है वो यहां लिखा है, अगर इसमें से h जो लिखा है वो अगर 0 को टेंड कर रहा है तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी भी तो 0 को टेंड कर रहा है,
तो इसलिए इस पूरी ये जो लिखा हुआ पूरा का पूरा वो यहाँ लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है, इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज़ें 0 को टेंड कर रहा है। तो हम इसको 1 लिख लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा? 2 × 1, ठीक है, और इंटू cos a × 0/2 और डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई a + 2 के। अब यहां पे ये जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो 2 × ये सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, तो इसे कट गया। तो क्या मिल गया? a + 2 मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने क्या निकाला? ये निकाला हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर वैल्यू दे रखा है c के, ठीक है ना। तो ये था लेफ्ट हैंड लिमिट = a + 2, इसको नंबर 2 कह देते हैं। अब यहां पे सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू ये तीन दोनों बराबर होगा, यानी कि a + 2 = c हो गया। एक रिलेशन हमें मिल गया। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ x टेंडिंग टू 0 + f(x), यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे 0 + h, और 0 + h का मतलब हुआ >0। अब >0 का मतलब हमारे पास फंक्शन क्या है, तो देख लेते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन है ये वाला, तो मैं वहीं लिखता हूं इसको। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब इसमें जहां जहां x है उसकी जगह पे 0 + h लिखेंगे। 0 + h का मतलब h ही तो हुआ, तो हम x की जगह पर डायरेक्ट h लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा h + bh² -√h डिवाइडेड बाई bh⁴2। अब देखो बच्चों, h⁴2 का मतलब हुआ h × h⁴1/2, ठीक है, और यहां पे h × √h के, तो h⁴½ का मतलब √h, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा, यहां से हम h कॉमन निकालें तो ये √h बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर मिलेगा 1 + bh -√h और डिवाइडेड बाई bh × √h के। अब देखो बच्चों, √h ऊपर से कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? 1 + bh - 1 डिवाइडेड बाई bh × √h के, और इससे ये कट गया, ठीक है। एक होता है कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट में वैल्यूज सेम होता है, साइन अपोजिट हो जाता है। तो हम यहां पे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, तो क्या होगा? कॉन्जुगेट वैल्यूज सेम, √1 + bh और +1, रूट में 1 + bh +1, वैल्यूज सेम है, बीच में माइनस की जगह पे प्लस हो गया। देखिए यहां पे इस माइनस की जगह पे प्लस हो गया, बाकी ये पूरी वैल्यू सेम है। तो एक फॉर्मूला सीखा होगा आप लोगों ने, a - b और a + b, इसका मतलब a² - b²। इस पूरे को एज हम a मान लें और इसको एज b मान लें, ठीक है। तो क्या लिख पाएंगे? √1 + bh⁴2 और -1⁴2 डिवाइडेड बाई bh, और ये जो पूरा पार्ट लिखा हुआ है रूट में 1 + bh +1, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये स्क्वायर है, रूट है, हट जाएगा, तो 1 + bh - 1 डिवाइडेड बाई
बी एच और यहाँ पे 1 प्लस बी एच प्लस 1 के, इससे एक कट गया, इस पूरे बी एच से बी एच कट गया, तो क्या मिला, लिमिट रख दीजिए, तो 1 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 1 प्लस 0 प्लस 1, एच की जगह पे यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी पूरा हो जाएगा, तो 1/2 मिल गया बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए जरा, ये हुआ राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1/2 के। अब सारी बातों को इकट्ठा करेंगे, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू, ये तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना है बच्चों, हम लोगों ने निकाला था, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है a+2 और उस पॉइंट पर वैल्यू c है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाला था हम लोगों ने बच्चों a+2, राइट की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी निकाला हाफ और उस पॉइंट पर वैल्यू था c। तो अगर हम इन दोनों को आपस में इक्वल करें तो a इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2, यानी a इज इक्वल टू -3/2, और इन दोनों को अगर आपस में इक्वल करें तो c इज इक्वल टू 1/2 आ गया। b तो निकला नहीं और b गायब ही हो गया, ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट में है, ना राइट हैंड लिमिट में है, ना उस पॉइंट पर वैल्यू है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता b के ऊपर, तो b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।